सेहतमंद लोग और सेहतमंद माशरा ही तरक्की की जमानत है। आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी सेहत और उससे मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 की स्टूडियो से लाइव। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर जुम्मे को मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, अगर आज आज का हमारा जो शो का टॉपिक है वो है पेशेंट सेफ्टी, यानी मरीज़ की देखभाल या मरीज़ का ख़्याल रखना कितना ज़रूरी है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। और सामीन, पूरी दुनिया में 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2019 से लेकर अब तक WHO हर साल इसको मनाता है और इसको मनाने का मकसद ना सिर्फ मरीज़ की देखभाल है, बल्कि इसको उन तमाम रिस्क से महफूज रखना है जिसकी वजह से मरीज़ की जान ख़तरे में आ सकती है। और यकीनन अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो उसके बाद WHO के साथ साथ पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, नर्सेज और तमाम मेडिकल स्टाफ इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज़ को हाईएस्ट लेवल की सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। अगर हम कुछ फिगर्स की बात करें तो हर साल तकरीबन 134 मिलियन वाक़यात मुख्तलिफ हस्पतालों में वाक़या होते हैं। अगर हम बात करें लो एंड मिडिल इनकम ममालिक के हस्पतालों की, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनसेफ और इग्नोरेंस ऑफ चीज़ों की बहुत सारे ऐसी चीज़ों की वजह से तकरीबन 2.6 मिलियन लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। और यकीनन सामीन, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन किस तरह हम सब मेडिकल सेक्टर में इन तमाम गलतियों को कितना कम से कम कर सकते हैं और मरीज़ की देखभाल किस तरह कर सकते हैं, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस कोमल सुहानी, नर्सिंग मैनेजर फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस सुहानी, कैसी हैं आप? वेलकम टू माय शो हेल्थ थैंक फॉर यू सो एवरीवन। मच अंबर, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आज इस प्रोग्राम में आकर, एंड आई होप कि हमारा ये प्रोग्राम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बिल्कुल। अच्छा कोमल, हम जब बात करते हैं पेशेंट केयर की, ठीक है, तो यकीनन चाहे पेशेंट घर में हो चाहे अस्पताल में हो, पेशेंट का, मरीज़ का ख़्याल रखना, जब वो घर में है तो घर वालों की फ़र्ज़ होता है, जब वो बिल्कुल। अस्पताल में होते हैं तो यकीनन आप तमाम लोग उनका ख़्याल रखते हैं। पेशेंट केयर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ पेशेंट सेफ्टी? मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करें। सी, इफ़ वी टॉक अबाउट पेशेंट सेफ्टी, सो मेरे ख्याल से हर हॉस्पिटल की इस वक्त फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट सेफ्टी है, बिकॉज हर हेल्थ केयर सेटअप का प्राइम पर्पज़ ही ये होता है कि हम अपने पेशेंट को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, उन्हें सेफ़ केयर दें, ताकि वो जल्द से जल्द सेहतियाब होकर वापस अपने घर जाएं एंड अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। सो हर हॉस्पिटल आई गेस, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, हम सेमी गवर्नमेंट की बात करें, या हम कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हर किसी के पास सर्विसेज अलग अलग तरह की हैं, उनके पास सहूलियात अलग अलग तरह की हैं, लेकिन उन सब का एक प्राइम पर्पज़ होता है कि हम पेशेंट को सेफ केयरिंग इन्वायरमेंट दें, एंड आई बिलीव डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का भी यही पर्पज़ होता है। बिल्कुल। अगर हम अस्पताल की बात करें तो मिस कोमल, अ, जैसे हम गांव, देहात, इंटीरियर, वो तमाम ऐसी जगहों की बात करते हैं जहां पर ट्रेजरी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से वो तमाम लोगों को शहर का रुख करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह उसी इंटीरियर के उस पे की बात भी करेंगे कि वहाँ पर लोगों को, जो उनकी छोटी-छोटी क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं, वहाँ किस तरह ख़्याल करना चाहिए पेशेंट का। अगर हम इस वक्त ज़ियाउद्दीन या इस तरह के बड़े अस्पताल जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि उसमें हम मज़ीद थोड़ा-सा और डिटेल में जाते हैं कि किस तरह जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में या किसी डायग्नोसिस के साथ आता है, तो आप लोगों का क्या प्रोसीजर होता है? किस तरह पेशेंट की सेफ्टी के मुताबिक स्टेप वाइज तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है?
सी अंबर, इट्स नॉट ओनली अबाउट उस पेशेंट की सेफ्टी, हम साथ में बहुत सारी चीज़ों की सेफ्टी देख रहे होते हैं। वो पेशेंट जो हॉस्पिटल आया है, हमें उसकी सेफ्टी देखनी होती है। वो पेशेंट जो उसके आसपास दूसरे मौजूद हैं, हमें उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ हमारा वो सारा हेल्थ केयर टीम जो उस पेशेंट की केयर में है, उनकी भी सेफ्टी का साथ साथ ख्याल रखते हैं। जैसे आपने कहा ईआर के अंदर पेशेंट आता है, तो जब हमारे पास कोई मरीज इमरजेंसी के अंदर आता है, तो देयर इज अ सिस्टम जिसको हम ट्रियाज कहते हैं, ठीक है। और उसके जरिए हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या इस मरीज को दाखिल होने की ज़रूरत है या यहीं से छोटा मोटा ट्रीटमेंट लेकर घर जाने की ज़रूरत है। एंड जब से ये हम इस पैंडमिक में है, पिछले 1.5 साल से जब से कोविड आया है, सो तब से तो हम सब उसी चीज़ में है कि जो भी पेशेंट आता है कोविड तो नहीं है, कोविड तो नहीं है। सो हमने हमने बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने भी अपना कोविड ट्रियाज ही सेपरेट कर दिया है। ठीक हम है। बाहर ही मालूम कर लेते हैं, अगर पेशेंट की ट्रेवल हिस्ट्री है, पेशेंट को फीवर है, कोविड रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं, तो हम उन्हें एक अलग हिस्से में ले लेते हैं सही। और वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होती है। और वहीं अगर से वो पॉजिटिव आ जाते हैं या उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, सस्पेक्टेड करके ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से हम उन्हें अलग आइसोलेशन एरियाज में लेते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग दूसरे पेशेंट्स की सेफ्टी, बिल्कुल ताकि दूसरे लोग उन्हें इन्फेक्शन के साथ एक्सपोज ना हो सके। बिल्कुल, ये हो गया कोविड पेशेंट की बिल्कुल बात ना। तो इसके अलावा जो अदर पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ और हादसात और इमरजेंसीज में आते हैं, बिल्कुल उनको फिर अलग ट्रियाज भी सबके लिए, ट्रियाज इज फॉर Okay. एवरीवन, for everyone. सबके लिए होता है। वहाँ बेसिकली ट्रायज के अंदर क्या होता है, मतलब असेसमेंट होती है? बिल्कुल असेसमेंट होती है, वहाँ उनका अपना सेपरेट नर्स होता है, उनका अपना डॉक्टर होता है, विच इज एवरीवेयर इन एवरी ठीक है। हॉस्पिटल। ठीक है। मैं ये कराची के बेसिकली इनिशियल केयर की हम बात ये कर रहे इनिशियल हैं केयर जहाँ की पर बात कर रहे पेशेंट हैं। को हमें देखना है कि बिल्कुल इसको अगला ट्रीटमेंट किसका अगला जरूरत है। ट्रीटमेंट क्या मिलना है, और यहीं से डिसाइड होता है कि मरीज ने हॉस्पिटल में दाखिल होना है या ट्रीटमेंट लेके यहीं से घर जाना है, ठीक है। ठीक है। एंड इफ इट इज डिसाइडेड कि मरीज ने दाखिल होना है, तो किस स्पेशलिटी के अंदर दाखिल होना है, ठीक है। फिर उन टीम्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है एंड फिर वहाँ से पेशेंट के ट्रीटमेंट एंड केयर प्लान डिसाइड होता है। ठीक है। सामीन, आज हमारा आप शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन, जो कि हर जुम्मे को हॉट एफएम 105 की स्टूडियो से लाइव आपके पेश किया जाता है। मिस कोमल सुहानी हमारे साथ नर्सिंग मैनेजर फ्रॉम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल मौजूद हैं। आज हम पेशेंट सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप भी हमसे कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहें या हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज पर भी लाइव देखना चाहें और कोई सवाल करना चाहें तो वहाँ भी भेज सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमेशा की तरह नंबर आप जानते हैं 02111000105, और मैसेज भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए और हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और 8881 के ऊपर भेज दीजिए। अच्छा मैं सोनी, अभी हमारे पास टाइम चेक भी आने वाला है 10:15 पे। उससे पहले एक सवाल मैं करती हूँ कि अगर हम हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट को जब एडमिट कर दिया जाता है तो समटाइम इस तरह होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि क्या सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरह पेशेंट एडमिट हो रहा है, या उसकी मेडिकेशंस हैं, उसकी डायग्नोसिस है, उसके डिफरेंट टेस्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो किस तरह आपका पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज उसको किस तरह लेके चलता है कि जब कोई भी पेशेंट सर्जरी के लिए या कोई एडमिट हो गया तो क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं कि किसी किस्म का कोई लूप होल ना रह जाए डायग्नोसिस में, टेस्ट में, या जो भी ऑपरेशन की जो भी एक्टिविटी होनी है उसके अंदर। सी अंबर, जो भी हॉस्पिटल अपना कोई भी पॉलिसीज बनाता है, अपने प्रोटोकॉल्स बनाता है, तो वो हमेशा इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बनाता है कि पेशेंट हमारे पास मुल्क के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से से नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास लोग अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिकल स्टेटस से आते हैं। सो हमें पता होता है कि फैमिली डजंट नो अच्छा कि मिस हम कोमल, टाइम चेक है, Okay. टाइम चेक लेके फिर वापस इसी चीज़ Sure. को कंटिन्यू करते हैं। सामीन, आप हमारे साथ ही रहिए, टाइम चेक के बाद वापस आते हैं। 10:50 AM. This time check is brought to you by फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। और ये बैट्समैन ने चौका लगाया और इतनी 50 कंप्लीट, और साथ ही इनको अपने माँ बाप का लाडला होने पर मिले 50 रन्स मुफ्त। क्या ऐसा असल में होता है? इजी पैसा ऐप में तो होता है। इजी पैसा ऐप डाउनलोड करो तो मिले 50 रुपए का फ्री वाउचर और फिर 100 रुपए या ज्यादा के लोड पे 50 रुपए का कैशबैक। मोबाइल लो इजी पैसा ऐप से, इजी है। किसी ने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
फिनिक्स लगा और भूल जा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या हो कार, चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस कोमल सुहानी मौजूद है, नर्सिंग मैनेजर फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। और आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट सेफ्टी के ऊपर, यानी मरीज़ की देखभाल और उसकी तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखना कि वो किसी रिस्क में ना आ जाए, उनकी हाइजीन का ख्याल करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम उसके ऊपर बात करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि 17 सितंबर को भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। अच्छा मिस कोमल, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अगर पेशेंट एडमिट हो जाता है किसी भी सर्जरी और उसके लिए, तो हम किस तरह तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो अंबर मैं बता रही थी कि जैसे कोई भी हॉस्पिटल है अपने पॉलिसीज इस तरीके से बनाता है कि पेशेंट जो दाखिल हो रहा है या उसकी फैमिली जो उसे एडमिट करवा रही है, उन्हें किसी किस्म के मसाइल का सामना ना होना पड़े, बिकॉज कई बार लोगों को नहीं पता होता कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। सो ये हमारी टीम की जिम्मेदारी होती है, हमारी पूरी टीम जो उस चीज़ के लिए काम कर रही है एडमिशन के लिए, चाहे वो ईआर हो, चाहे वो फ्रंट डेस्क हो जो पेशेंट का एडमिशन प्रोसेस करवा रहा है, ऊपर बैठे हुए स्टाफ हों जो उस पेशेंट को रिसीव करने वाले हैं, वो डॉक्टर जो उसकी केयर करने वाले हैं, लैब्स जहाँ उसके सैंपल्स जा रहे हैं, रेडियोलॉजी जहाँ उसकी बाकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, दे आर ऑल टेकन ऑन बोर्ड थ्रू सिस्टम। ठीक है। सो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, वी आर ऑनलाइन सिस्टम। हम पेशेंट की डिटेल्स सिस्टम पे डालते हैं और वो हर किसी के डैशबोर्ड पे आना स्टार्ट हो जाता है, एंड एवरीबडी नोज कि इस मरीज़ की हमने ये चीज़ें प्रोसेस करवानी है। सो इट गोज़ दैट वे। हर हॉस्पिटल के पास अपने सेटअप होते हैं, लेकिन एवरी हॉस्पिटल मेक श्योर्स कि ये कोऑर्डिनेशन हर टीम टू टीम होता रहे और कहीं लूप होल्स ना रहे, बिकॉज दिस इज नॉट द फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट। ये हमारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है कि मरीज को गाइड करें कि अब आप दाखिल हो रहे हैं, अब हम आपके ये टेस्ट करवा रहे हैं, ये टेस्ट के रिजल्ट के बेस पर हम आपके मजीद आगे ये टेस्ट कराएंगे या ये दवाइयाँ शुरू कराएंगे या ये ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे। सो ये इस तरीके से इसका फ्लो चलता है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा मिस कोमल, एक यूजली समटाइम ऐसा होता है कि समझिए कोई भी सर्जरी होनी है, ठीक है, और डॉक्टर को पता होता है कि भाई इस सर्जरी के दौरान ये भी मसला आ सकता है। बिल्कुल। तो यूजली आम तौर पर हर अस्पताल में एक कॉन्सेंट फॉर्म होता है जो यूजली मरीज के घर वालों से साइन कराया जाता है, ठीक है। यूजली उसका साइन कराने का मकसद ये होता है कि आप जो भी ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो चीज़ चेंजेस आएंगे तो आप उसका बेनिफिट और प्रोसीजर पेशेंट को बताएं कि हम ये नहीं, अगर इस तरह का मामला हो गया तो हम ये भी कर सकते हैं। तो यूजुअली उसमें मुख्तलिफ अस्पतालों में ये देखा गया है, ज़ाहिर है मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पर कोई भी वार्ड बॉय या नर्स या कोई भी इस तरह की लोग आके उस फॉर्म को साइन करवा लेते हैं। यूजुअली समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत सारे सवाल करना चाहता है जो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है कि भाई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर होंगे। तो इस मामला में आप लोग किस तरह इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्सेंट साइन करा रहे हैं तो उसको आपको घर वालों को सेटिस्फाई भी करना है। बिल्कुल। आई कांट कमेंट ऑन दूसरे हॉस्पिटल्स किस तरीके से इस प्रैक्टिस को करते हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, हमारे पास कंसेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की है और वो सिर्फ वही लेते हैं। ठीक है। ठीक है। नो कंसेंट इज टेकन बाय एनी नर्स या कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है। सर्जरी का कंसेंट तो लाजिम डॉक्टर ही लेते हैं। ठीक है। एंड वो खुद लेते हैं, उसी वक्त साइन करते हैं, फैमिली से साइन कराते हैं। आपने कहा खुदा ना खास्ता सर्जरी के दौरान कोई और चीज़ें हो जाएं, हर सर्जरी के प्रोज एंड कॉन्स फैमिली को, पेशेंट को समझाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की हाई रिस्क सर्जरी होती है जिसमें मरीज की सेहत ऐसी है जिसमें हमें ऐसा लगता है मल्टीपल रीजंस हैं, हमें लगता है पेशेंट बेहोशी से शायद ना उठे, पेशेंट की बीमारी इतनी हद तक फैल चुकी है कि शायद हमारा कंट्रोल उस पर ना रहे, मरीज को मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस सर्जरी से उतना फ़ायदा ना आ सके। तो ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, एंड
अगर कोई हाई रिस्क सर्जरी होती है तो उस कंसेंट पे खास तौर पे मेंशन किया जाता है कि दिस इज अ हाई रिस्क कंसेंट। ठीक है, सो कई बार तो उसका रिस्क परसेंटेजेस में भी लिखा जाता है कि इतने हद तक रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर। साथ साथ इसके लिए एक एनेस्थीसिया फिटनेस भी होता है, ऑब्वियसली एनेस्थीसिया वाले भी course. आके पहले देखते हैं। ठीक है, सो अपनी काउंसलिंग वो भी अपने एंड से करते हैं। सो इस तरह की सारी काउंसलिंग हर टीम अपने अपने एंड पे करती है एंड दे ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड। वो हमेशा इसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करते हैं ताकि फॉर फ्यूचर पर्पस हम उसको रेफर कर सकें कि हमने पेशेंट को या इसके इस इमीडिएट फैमिली मेंबर को, इस सरोगेट को हमने ये चीज़ समझाई है। बिल्कुल। अच्छा, अगर समझें कोई भी सर्जरी के बाद जितने दिन तक भी पेशेंट अस्पताल में रहता है, बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल आप नर्सिंग स्टाफ की अगर हम बात करें वो तो स्पेशली करती हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर तो हर वक्त सर पे नहीं खड़ा होता, और मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट हाई रिस्क सर्जरी के बाद कामयाब तरीके से 4 से 5 दिन में घर आ जाता है तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट केयर करनी पड़ती है और पेशेंट के डिफरेंट टैंट्रम्स को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि कौन सी ऐसी बेसिक सेफ्टी की चीज़ें हैं जो आप लोगों को हर हाल में फॉलो इस तरह करनी, क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप जब सर्जरीज हो जाती है या हॉस्पिटल में पेशेंट किसी और वजह से भी है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपकी टीम, आप लोग किस तरह पेशेंट के साथ ख्याल रखते हैं कि आप खुद अपनी हाइजीन और डिफरेंट चीज़ों पे किस तरह काम करते हैं? नर्सेस की अगर हम सिर्फ बात करें तो नर्सेस अपने एंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, लेकिन विद दिस नॉट ओनली नर्सेस, मतलब एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एवरी पर्सन वर्किंग इन द हॉस्पिटल कोशिश करता है कि मरीज को सेफ एनवायरनमेंट मिले। कैसे? मरीज को डाइट जो ऑर्डर की गई है, फूड सर्विसेज मेक श्योर कि मरीज को वो डाइट उसी हिसाब की मिले। मरीज डायबिटिक है, मरीज हाइपरटेंसिव है, तो उसी हिसाब की उसे डाइट मिले ताकि वो बेहतर इम्प्रूव कर सके। ठीक है, मरीज को जो इक्विपमेंट लगता है, जो मशीन लगती हैं, बायोमेडिकल रेगुलरली उनको चेक करता है। अगर वो मॉनिटर हमें सही रीडिंग बताएगा तभी हम मरीज को उसके हिसाब से दवाइयाँ दे पाएंगे। ठीक है, हमारे मेंटेनेंस टीम तारों का, चीज़ों का, इक्विपमेंट का, बेड्स का खास तौर पे ख्याल रखती है, मेंटेनेंस करती हैं ताकि पेशेंट उस पे ठीक रहे। नर्सेस दे ऑलवेज मेक श्योर कि हमारा पेशेंट सर्जरी के बाद, जैसे आपने बात की, बेहोश है, गुनूदगी में है, तो साइड रेल्स ऊपर हो। ठीक है, बेड हमेशा लॉक हो, पेशेंट को कोई चीज़ चाहिए हो तो इजी रीच में हो, मरीज की कॉल बेल हमेशा उसके पास हो। कई बार सर्जरी के बाद, ऑब्वियसली सर्जरी के बाद छोटे बच्चे, एल्डरली पेशेंट्स, ये सब हमारे पास रिस्क ऑफ फॉल पे होते हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए हमने स्पेसिफिक फॉल रिस्क के स्टिकर्स लगाए हैं जो पेशेंट के आईडी बैंड पे लगा देते हैं कि गिरने के चांसेस हैं। एंड स्टिकर लगाने का हमारा मकसद ये था कि वो पेशेंट अपने कमरे में है तो उस नर्स को पता है, उसके एरिया के डॉक्टर्स को, उसकी टीम को पता है कि पेशेंट इज नॉट रिस्क ऑफ फॉल। लेकिन अगर वो पेशेंट कहीं और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो रेडियोलॉजी जा रहा है, वो अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहा है, वो किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, तो वो जहाँ जहाँ जा रहा है उसका आईडी बैंड तो उसके साथ है। तो वो आईडी बैंड के ऊपर जब वो स्टिकर लगा हुआ फॉल रिस्क का देखेंगे तो एवरीबडी विल बी नोइंग कि ये पेशेंट रिस्क ऑफ फॉल पे है और उसको हमें उसी तरीके से ट्रीट करना है, उसी तरीके से ख्याल रखना ठीक है। कॉल कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सामीन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0211100000105 के ऊपर। अच्छा ठीक है, हमने इसकी तो बात की थी, लेकिन हम और अगर मजीद उस पर बात करें हैंड हाइजीन की, बिल्कुल, तो हैंड हाइजीन इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है? पहले एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? शहर बुबक से मैं बात कर रहा हूँ। रोबी खान गाई जो हमारे घर में पैदा हुई थी लड़की, उसको 2 महीना हो गया, बहुत रोती है, इतना रोती है क्या बात करूँ। उसको ले गया था 7 की अस्पताल में, उसको दिखाया है, उसका एक्सरे किया था पर वो नहीं बस करती है, सारी रात रोती है, सारी रात हमारी नींद भी खराब कर दी है। डॉक्टर से पूछा कर ये क्या करूँ इसको। अच्छा ठीक है, कितने 2 महीने की है? हाँ 2 महीने की है। ठीक है, चलें ठीक है, अभी मिस कोमल से पूछते हैं। आई थिंक कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग के शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें काफी रोते हैं, तो क्या वजह हो सकती है? सी देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो ऑब्वियसली अब नहीं पता कि क्या बच्चे को जो फीड भी मिल रही है वो इनफ मिल रही है, नहीं मिल रही है। कई बार
बच्चे कॉन्स्टेंटली इसी वजह से रोते रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ना पेट भरा नहीं होता है, बच्चे की नीड कंप्लीट नहीं हो रही है, ये सब तो तो इस एक और वजह से प्रॉब्लम भी आता है ना, जो इनको हजम नहीं होता, पेट में दर्द शुरू के 2-3 महीने हाँ, में रहता है सो ना। इस चीज के लिए बच्चे को जब तक आप असेस ना करवाएं ना, इस तरह के मशवरे आई गेस ऑन फोन सही देना बात यू नो कभी भी ठीक नहीं होते हैं। सो मैं उसमें आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप बेहतर होगा कि अपने करीब किसी डॉक्टर के पास उन्हें ले जाएं और उन्हें दिखाएं, क्योंकि इसके लिए बच्चे को असेस करना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे के पेट का मुआयना करेंगे एंड फिर ही बता सकेंगे कि बच्चे के रोने की क्या वजह है। ठीक है, हमारे पास फेसबुक पे भी मैसेज है, उनका कहना है कि अ, मलिक अदनान है, आई थिंक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मलिक आपकी बात कि कौन आधा घंटा भागता है तो पेट में बहुत दर्द होता है। थोड़ा सा मैसेज आपका इनकम्प्लीट है, इसको प्लीज़ सही करके भेजिए। और आफ्ताब मलिक का कहना है कि सल्यूट टू ऑल द नर्सिंग स्टाफ जो अपनी जान पर भी खेल कर कोविड-19 पे इस तरह फ्रंट लाइनर्स पे थैंक काम यू, कर रही हैं। बिल्कुल, थैंक आप यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अच्छा मिस कोमल, हम बात कर रहे थे हैंड हाइजीन के बिल्कुल। ऊपर। जी, हैंड हाइजीन तो कोविड से पहले भी इम्पोर्टेंट थी एंड कोविड के बाद आई गेस सबकी नज़रों में खास आ गई है। बिल्कुल। हाँ, सो वी ऑलवेज मेक श्योर, इनफैक्ट हमारे पास तो हैंड हाइजीन के ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, विच इज़ डन बाय क्लिनिक अपना सॉरी इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत सारे ऑडिट्स करती है, उसमें मेनली हैंड हाइजीन का उनका ऑडिट होता है, जिसमें हैंड हाइजीन सिर्फ हैंड रब करना, हैंड वॉश करना नहीं है, लेकिन साथ साथ वो में ये भी मेक श्योर करते हैं कि आपके हाथों में आप कोई एक्स्ट्रा चीजें लेकर तो नहीं घूम रहे हैं, जैसे हैंड बिल्कुल। ज्वेलरी, वी डू नॉट अलाउ दैट। ठीक है, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज रिंग्स नहीं पहन पाते हैं, जी। ठीक है, हम तो उन्हें घड़ी पहनने से रोक रहे होते हैं कि आप वो पहनेंगे तो आप हाथ सैनिटाइज कैसे करेंगे। सही बात है। ठीक है, सो यानी पूरा फैशन नहीं कर सकते कोई आप। फैशन नहीं कर सकते, आप नाखून बड़े नहीं रख सकते, आप नेल पेंट नहीं लगा सकते, आप रिंग्स तो बिल्कुल नहीं पहन सकते। सो मुझे तो नहीं याद मैंने शादी के बाद अपनी वेडिंग रिंग पहनी भी है कि नहीं बाहर। ओके। सो वी डोंट वेयर रिंग्स, ठीक ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि हमें बार बार अपने हैंड वॉश करने होते हैं, हैंड सैनिटाइज करने होते हैं, एंड वही हाथ लेकर हम अपने पेशेंट्स के पास जा रहे हैं। अच्छा, हैंड हाइजीन के लिए सिर्फ उस पेशेंट के पास जाने से पहले हमें रियली हैंड हाइजीन इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक नर्स के पास मल्टीपल पेशेंट्स हैं। सो यू नो जब पेशेंट टू पेशेंट भी हम जा रहे होते हैं तो मेक श्योर कि एवरी टाइम यू नो व्हेनेवर यू गो टू द अदर पेशेंट आप अपना हैंड तो हाइजीन फॉलो यूजली करेंगे। हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन के लिए मतलब सैनिटाइजर ही इस्तेमाल किया जाता है, हैंड वॉशिंग कितनी, हैंड वॉशिंग थोड़ा है, सा उसको और हैंड वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग के लिए ऑब्वियसली आपके पास हर जगह पानी अवेलेबल है, सोप लिक्विड्स हैं, लेकिन कंसिडरिंग हर वक्त आप ऑब्वियसली हैंड वॉश इतना नहीं कर सकते ना। अब अगर मैं आईसीयू की बात करूं तो आईसीयू में एक नर्स एक पेशेंट के ऊपर दिन भर में कितनी चीजें कर रही होती है, ठीक है, सक्शन कर रही है, फिर उसके बाद उसका बैक चेक कर रही है, फिर उसके बाद उस मरीज की ट्यूब हिल गई है, मरीज का सर ठीक बार कर बार रही उसको है। सैनिटाइज करना। सो इसीलिए तो सैनिटाइज करना इन सिचुएशंस में काइंड ऑफ इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हैंड वॉशिंग जितना बेहतरीन है उससे उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है, सबसे बेस्ट इज हैंड वॉशिंग। लेकिन इफ यू कांट हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली, you at least hand rub with alcohol based sanitizer. बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, जब भी हम कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एक चीज़ जो बहुत देखी जाती है वाइटल्स का लेना। बिल्कुल ठीक है, और समटाइम बहुत इरिटेशन भी होती है कि रात को, आधी रात को आप जो है ना नर्स आ गई, हालांकि वो कितनी मेहनत करी पूरी रात आपके लिए जाग भी रही, लेकिन हमें वो इतनी बुरी लगती है उस वक्त कि वो कमरे में आ जाती है, सोते हुए हमें उठा देती है। तो कान भी खाती है। आप भी फेस करते होंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वाइटल्स की क्या अहमियत है, हम क्यों सारा दिन पेशेंट के इतने वाइटल्स दिए जाते हैं, क्या उसमें बाकी पेशेंट की सेफ्टी भी इंक्लूड होती है, मतलब उसके लिए लिया जाता है, बिल्कुल क्या रीज़न होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर कोमल, इसका जवाब कमर्शियल ब्रेक के बाद Sure. देते हैं, ठीक है। सामीन, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो हमेशा के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 02111000105 पर। हमारे साथ स्टूडियो में मिस कोमल सुहानी मौजूद हैं, नर्सिंग मैनेजर, और हम पेशेंट सेफ्टी पर बात करेंगे। We will be right back after this short commercial break. और ये बैट्समैन ने चौका लगाया और इनकी 50 कंप्लीट, और साथ ही इनको अपने माँ बाप का लाडला होने पर मिले 50 रन्स मुफ्त। क्या ऐसा असल में होता है? इजी पैसा ऐप में तो होता है। जब इजी पैसा ऐप डाउनलोड करो तो मिले 50
रुपए का फ्री वाउचर और फिर 100 रुपए या ज्यादा के लोन पे 50 रुपए का कैशबैक। मोबाइल लोन इजी पैसा ऐप से इजी है। Ideas लाया डिफेंस डे सेल आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स पर। Enjoy up to 70% off on unstitched, ready to wear, home and accessories। तो अभी किसी भी करीबी गुल अहमद या Ideas आउटलेट विजिट करें या शॉप ऑनलाइन at gulahmadshop.com। अंबर आपकी होस्ट आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, हम ये शो हर जुम्मे को आपके लिए हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से पेश करते हैं और इस शो का मकसद होता है कि हम आप सबको ये बता सकें कि ज़िंदगी में, इस मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ अहम है तो वो आपकी सेहत है। लेकिन अगर हम सेहत को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास बाकी जितनी भी आप मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर आपकी सेहतमंद ज़िंदगी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम डॉक्टर हजरात को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और हर उस मर्ज़ के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं जिससे कुछ ना कुछ सुनने से आपको फ़ायदा हो सके और आप डॉक्टर को रुजू कर सकें वक्त के ऊपर। वक्त के ऊपर रुजू करना डॉक्टर से कितना इम्पोर्टेंट है मिस कोमल? अगर मैं इस बहुत पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब आई फ़ील कि कई बार हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो हमें आके बताते हैं कि मसला तो काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन नो, हमने कहा चलो थोड़े अरसे बाद, अभी वो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, अभी वो ख़ानदान में शादी थी, तो और अभी थोड़ा ये मसला था, घर की शिफ्टिंग करानी थी। सो दे कीप ऑन डिलेइंग और उसकी वजह से होता ये है कि कई बार आपका वो मसला बढ़ जाता है। ठीक है, आप वो काम जो आपका शायद 2-4 दिनों में होकर आप बहुत अच्छे से ठीक-ठाक होकर घर जाते, आपकी अपनी सफ़रिंग थोड़ी बढ़ती है। ठीक है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है बिकॉज़ आपका हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होता है। आपकी फैमिली को ज़्यादा परेशानी होती है बिकॉज़ आपके साथ-साथ उनको भी हॉस्पिटल में आपके पास रहना पड़ता है। आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है बिकॉज़ वो काम जो शायद कम चीज़ों में हो सकता था, आपने प्रोग्रेस कराकर, डिले कराकर, सो अब उसको और अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ले लिया। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। वेरी ट्रू। तो वक्त पे डॉक्टर को रुजू बिल्कुल, करना बहुत बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोग यकीनन ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर देखते होंगे जो डिले की वजह से बहुत मसले में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मतलब आई वुड एप्रिशिएट उन लोगों को जो छोटी से छोटी फाइंडिंग को फौरन से सीरियसली लेते हैं यस एंड और फौरन रुजू करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मिस कोमल, मैं आपको इस बात पे कहूँ कि बहुत सारे लोग ना ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं कि यार तुम हर छोटी सी चीज़ पे हाँ, डॉक्टर के पास चली जाते हो, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर इट्स बेटर। या Prevention is better than cure, na? वेरी ट्रू So it's always safe to consult someone या and ask कि ये मसला है, मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल तो मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हम वाइटल्स की बात कर रहे थे। बिल्कुल, वाइटल्स को लेकर मैं ये बता रही थी कि देखिए हमारा ट्रीटमेंट प्लान जो है ना, वो वाइटल्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। बिकॉज़ अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनके जब तक हम रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे, हमें कैसे पता होगा कि अगली ब्लड प्रेशर की दवाई देनी भी है कि नहीं? ठीक है, या क्या इस डोज को बढ़ाने की ज़रूरत है, या जो मेडिसिन अभी प्रिस्क्राइब हुई है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों की जजमेंट जो है वो वाइटल्स के ऊपर बहुत होती है। पेशेंट हमारे पास किसी भी इन्फेक्शन के साथ है तो फीवर हमारे लिए एक सबसे बड़ी साइन होती है। एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, कौन बात कर रहे हैं? सजाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सजाद, क्या सवाल करना चाहेंगे? पूछना चाहूँगा एक्जिमा के बारे में। ठीक है, एक्जिमा के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? एक्जिमा यानी कि बीमारी मुझे है ना, तो ये मैंने काफ़ी इलाज करवाया है, मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है फिर उसके बाद दोबारा ये बढ़ जाती है। ठीक है और इसके अलावा खारिश के हवाले से पूछना चाहूँगा, उन पर खारिश, पोषक खारिश के हवाले से आप कुछ बता दें। ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और सामीन, आज हम वैसे तो मरीज़ की सेफ्टी के ऊपर बात करें, ठीक है। मिस कोमल, यकीनन आप एज ए नर्सिंग मैनेजर तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि तो हर डॉक्टर के साथ मौजूद होती है, इनको हर बीमारी का हल पता है। तो
मैं हर बीमारी के डॉक्टर के साथ होती हूँ। हर बीमारी का मरीज़ हम हॉस्पिटल में देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन हर बीमारी का इलाज हम बिना मरीज़ देखे, बिना उसकी स्किन देखे या उस बच्चे को देखे हम नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? ये चीज़ आवाम को समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ का इलाज अगर फ़ोन पे हो सकता था, तो हॉस्पिटल्स के अंदर हम डॉक्टर्स को ऑल टाइम अवेलेबल ना करवाते, ठीक है? इस डॉक्टर्स को हर वक़्त, हर तरह के हॉस्पिटल में बिठाने का पर्पज़ ही ये है कि वो आपसे मिलें, आपसे कुछ चीज़ें पूछें कि आपका डेली रूटीन क्या है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो किस वजह से है ना, ठीक है? देयर आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू एनी इलनेस एज़ वेल। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो एक्ज़ीमा हो, चाहे वो बच्चे का मुसलसल रोना हो, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ रीज़न्स होते हैं, जो जब आप डॉक्टर के पास क्लिनिक जाएँगे, वो आपसे सवालात पूछेंगे, उससे आइडेंटिफ़ाई करेंगे। ठीक। अच्छा, मिस कोमल, वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह देखा जाता है हॉस्पिटल में? वेस्ट मैनेजमेंट कैसे इज़ की जाती है? जो वेस्ट होते हैं हॉस्पिटल के आफ्टर सर्जरीज़ हैं या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उस मटीरियल्स को कैसे सेफ्टी की तो तरीके से उसकी जगह पहुँचाया जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि हॉस्पिटल में वेस्ट भी कई तरह के होते हैं, हुँ, ठीक है? देयर आर क्लिनिकल वेस्ट, देयर आर नॉन क्लिनिकल वेस्ट। देयर आर वेस्ट जिनको तो आप किसी ऐसी जगह पे डालने की ज़रूरत है जहाँ फिर किसी का कॉन्टैक्ट भी ना हो, ठीक है? सो जैसे हमारे लोग हमारे नर्सेज़, हमारे डॉक्टर्स जो नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, जो शार्प्स यूज़ करते हैं, उनको तो हमेशा डेंजर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? डेंजर बॉक्स हमारा 2/3 फिल हो जाता है, हम उसे लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, एंड दैट इज़ नेवर ओपन्ड अगेन, ठीक है? उसे तो खोलते ही नहीं हैं। देन देयर कम्स टू क्लिनिकल वेस्ट एंड नॉन क्लिनिकल वेस्ट। क्लिनिकल वेस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो पेशेंट सराउंडिंग में इस्तेमाल हुई होती हैं, जिसके अंदर पेशेंट का कोई भी बॉडी का फ्लूइड लगा होता है, ब्लड लगा होता है। नॉन क्लिनिकल वेस्ट के अंदर आपका सारा पेपर, आपका जूस का डब्बा, पानी की बॉटल, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को सेपरेट बैग्स में डाला जाता है, ग्रीन बैग एंड रेड बैग। ग्रीन बैग फॉर नॉन क्लिनिकल वेस्ट, रेड बैग फॉर क्लिनिकल वेस्ट। एंड इनको जैसे हर हॉस्पिटल का अपना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, उनके अपने स्टोरेज एरिया में रखता है एंड वहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स के केएमसी के साथ कोऑर्डिनेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए होते हैं, जहाँ से फिर उनका प्रॉपर डिस्पोज़ल उन्हीं के थ्रू होता है। देयर आर वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स जिनके पास अपने इंसिनरेटर्स हैं, लेकिन फिर वही इंसिनरेटर्स के साथ अपनी लिमिटेशंस आती हैं कि आप उनको उस एरिया में बना सकते हैं जहाँ एक बड़ी पॉपुलेशन ना हो, जिसका नुकसान उन तक ना पहुँच सके। बिल्कुल। अच्छा मिस कोमल, जहाँ हम शहरों के अस्पतालों की बात करते हैं, वहाँ मरीज़ की देखभाल की बात करते हैं, वहाँ अगर हम थोड़ा-सा हट के इंटीरियर की तरफ चले जाएँ, गाँव देहात की तरफ चले जाएँ, जहाँ पर ये तमाम इनिशियल जो टर्शियरी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ मौजूद नहीं हैं। इसीलिए लोग वहाँ से उठ-उठ कर शहरों की तरफ आते हैं। वहाँ पर बहुत सारी, स्पेशली अगर हम ज़चगी और प्रेगनेंसी की बात करें, तो बहुत सारी मिडवाइफ्स हैं जो वहाँ पर अपने इलाकों में ये तमाम चीज़ें देख रही हैं। तो ये तमाम स्पेशल केयर जो पेशेंट को आप देख रही हैं, ये तो एक तरफ है, लेकिन अगर हम इससे ज़चगी के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से चीज़ें देखें, तो उसकी पेशेंट केयर थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है। तो अगर हम उन गाँव देहातों की बात करें, तो आपका क्या मशवरा है कि वहाँ के लोग जो मिडवाइफ्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, क्लिनिक्स हैं, किस तरह मरीज़ की सेफ्टी का ख़्याल रखें? देखिए, मरीज़ की सेफ्टी का ख़्याल जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर हॉस्पिटल रखता है, हर हेल्थ केयर सेटअप रखता है, लेकिन अपने रिसोर्सेज़ के हिसाब से रखता है। आपके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, आप उतना ज़्यादा सेफ्टी का ख़्याल रखते हैं। हमारे पास हमारा आईटी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, हमने सारी चीज़ें डिजिटल कर दी हैं, इसलिए हमारे पास राइटिंग एरर्स ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल। गाँव देहात में हम जाएँ तो वहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वहाँ उनके पास अपने हिसाब से कुछ चेक पॉइंट्स होंगे, जिन लेवल्स पर वो चेक करते होंगे। मतलब ऑब्वियसली जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है और फिर वो दवाई जो जहाँ जिस फार्मेसी से, जिस जगह से वो ले रहे हैं, वो भी देखते हैं कि ये दवाई हाँ, इस बीमारी में ये डोज़ नहीं, ये डोज़ दिया जाता है,
ठीक है, वो नर्सेज जो उस दवाई को दे रहे होते हैं कि ये दवाई 5 दिन के लिए आपने कही थी, आज छठा दिन हो गया है, तो आज इसको नहीं चलाना है। सो देयर आर थिंग्स व्हिच आर चेक्ड ऑन सर्टेन लेवल्स। इस मामले में देहातों में केयर को इम्प्रूव करने के लिए, आई बिलीव कहीं पे भी केयर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग एंड एजुकेशन। जब तक आप ट्रेनिंग पे इम्फोसिस नहीं करेंगे तब तक आपकी केयर इम्प्रूव नहीं होगी। आप देखें, आपके वो सारे सेटअप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं जिन्होंने अपने साथ एजुकेशनल सेंटर्स को अलाइन किया हुआ है, जिनके पास अपने कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैं, जिनके पास अपने मेडिकल सेंटर्स हैं, जिनके पास अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो यू नो, वो अपने स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो टीचिंग लर्निंग की तरफ एम्फोसिस रखते हैं और सीखते हैं। गाँव में, देहातों में पढ़ाने के अगर ज़राए खोले जाएँ, वहाँ कुछ ऐसे सेटअप्स बनाए जाएँ जहाँ लोग चीज़ें सीखें, पढ़ें, तो ही वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकेंगे। आप देखें, सालों से वो प्रैक्टिसेस उसी तरीके से चली आ रही हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू गोइंग ऑन देयर। वहाँ से जब भी आप और मैं कई बार अपने आस-पास लोग देखते हैं, छोटे-छोटे गाँव से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन दे नेवर टर्न बैक टू देयर उन सिटीज़ में, उन जगहों पे वापस नहीं जाते काम करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न बिकॉज़ हमें वहाँ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कराने की गवर्नमेंट लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कोमल, अगर मैं बात करती हूँ हॉस्पिटल के अंदर जब ड्यूरिंग द सर्जरी या प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए कोई भी दवाई दी जाती है, ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स हर मेडिसिन के मौजूद होते हैं, ठीक है। यकीनन ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है फॉर सेफ्टी पर्पस कि पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स इन्फॉर्म करना कितना ज़रूरी है। यूजुअली आजकल तो हमारा दौर है कि जी हमने गूगल पे दवाई डाली, ठीक है जी, और खत्म है। सारे साइड इफ़ेक्ट पहले से पढ़ लिए और डॉक्टर्स के पास आके ना सारे साइड इफ़ेक्ट पहले ही बता दिए, जी जी ये हो सकता है, मैं ये दवाई नहीं खाऊँगा, जी, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो आप तो, क्योंकि हम आधे डॉक्टर तो गूगल डॉक्टर हम हो गए हैं, ये ठीक है। गूगल डॉक्टर बहुत खतरनाक जी होता है। बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक बहुत है। खतरनाक। तो क्योंकि मैं भी जब गूगल करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं देखती हूँ कि यार वाकई में लोग कितना इसी से सीख लेते हैं। और आप सोचें, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्चुअल में नहीं हो रही होती, वो आप सोच-सोच के आपको हो रही होती होना है। शुरू हो जाती है, बिल्कुल। तो साइड इफ़ेक्ट्स शुड बी रिटन और इन्फॉर्म्ड प्रॉपर्ली। कितना इम्पोर्टेंट है मरीज़ को इन्फॉर्म करना, स्पेशली अगर आप भी एज अ नर्स किसी भी इन हाउस पेशेंट को दवाई दे रही हैं बिल्कुल। सुबह दोपहर शाम की, तो क्या उसके साथ दवाई के बारे में बताना ज़रूरी है कि आपको ये दवाई दी जा रही है, आपको इसका ये हो सकता है, ये सब बताना ज़रूरी होता है पेशेंट को? बिल्कुल ज़रूरी होता है, एंड आई बिलीव वी आर वेरी लकी इन दिस, बिकॉज़ द काइंड ऑफ पेशेंट वी गेट, हमारे पास जिस तरह का पेशेंट आता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हमसे जानना चाहते हैं। हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये दवाई जो आप लगा रहे हैं, ये कितनी देर चलेगी? ये किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सो हम बताते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो दवाई आपके लिए लाइफ सेविंग होती है, तो आपके लिए वो देना उतनी ज़रूरी भी होती है, ठीक है? आपने कोविड के रिलेटेड भी कई बार ऐसी दवाइयों का सुना होगा, जिसमें हम कहते हैं कि ये दवाई दी, लेकिन इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है? लेकिन साथ में आपको वो दवाई देना भी ज़रूरी होती है। सो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो तो हमारे डॉक्टर्स खुद इन्फॉर्म कर रहे होते हैं सही। फैमिलीज़ को। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं, इसमें एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। बहुत कॉमनली हो रहा होता है, लेकिन जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ब्लड का पहले कंसेंट लिया जाता है, ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का भी कंसेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। हम कंसेंट लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट होती है, नर्स पेशेंट को सारे साइड इफ़ेक्ट्स, सारे अलार्मिंग साइंस, वार्निंग साइंस गाइड करती है। बिल्कुल, कि आपको अभी मैं ब्लड स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये थोड़ी देर स्लो पे चलेगा, इस दौरान आपको ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो आपने हमें ये चीज़ें बतानी हैं, ठीक है? सो देयर आर थिंग्स व्हिच वी कीप ऑन टेलिंग पेशेंट्स, एंड फिर वही बात, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिर्फ स्टाफ की नहीं होती, पेशेंट की हो रही होती है, उसकी फैमिली की भी हो रही होती है, बिकॉज़ उसी फैमिली ने घर जाके उस पेशेंट का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है,
सामीन, हाँ बस पहले घंटे के शो के 15 मिनट आखिर में रह जाएंगे। अगर आप कॉल करके कोई भी पेशेंट केयर से मरीज़ की हिफाजत और देखभाल के सिलसिले में कोई सवाल करना चाहें, अगर आपके घर में भी कोई मरीज़ है, किस किस्म का मरीज़ है, अगर आप उसकी देखभाल करने में कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो सवाल भी आप मिस कोमल से कर सकती हैं कि ये मरीज़ है तो उसकी किस तरह देखभाल की जा सकती है। तो आप हमारे साथ ही रहिए। शो के बाद आप हमें कॉल कर सकेंगे 021-111-000-105 के ऊपर। We will be right back after this short commercial break. और ये बैट्समैन ने चौका लगाया और इनकी 50 कंप्लीट और साथ ही इनको अपने माँ बाप का लाडला होने पर मिले 50 रन मुफ्त। क्या ऐसा असल में होता है? इजी पैसा ऐप में तो होता है। जब इजी पैसा ऐप डाउनलोड करो तो मिले 50 रुपए का फ्री वाउचर और फिर 100 रुपए या ज्यादा के लोन पे 50 रुपए का कैशबैक। मोबाइल लोन इजी पैसा ऐप से इजी है। Ideas लाया डिफेंस डे सेल आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स पर। Enjoy up to 70% off on unstitched, ready to wear, home and accessories. तो अभी किसी भी करीबी गुल अहमद या आइडियाज आउटलेट विजिट करें या शॉप ऑनलाइन at gulahmadshop.com। अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 सुनते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मिस कोमल सुहानी मौजूद हैं, नर्सिंग मैनेजर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। पेशेंट सेफ्टी के ऊपर हम बात कर रहे थे और ब्रेक से पहले हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को पता होना कितना ज़रूरी है। और सामीन, ये बहुत अच्छी बात भी मिस कोमल ने हमें बताई कि जैसे मैं हमेशा एक बात भी कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली महसूस हो रही है, कोई आपको दर्द, चुभन, कोई भी ऐसी चीज़ महसूस हो रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। आप फ़ौरन जाके डॉक्टर से रुजू करें। और यकीनन अल्लाह ताला ने जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स बनाए हैं, उसका कोई स्पेयर पार्ट कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपने ये नहीं है कि कोई ख़राब हो गया तो आप मार्केट में जाएंगे और नया ख़रीद के ले आएंगे। अच्छा मिस कोमल, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह मैं नर्स की भी बात करूँगी, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मरीज़ आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है अगर डॉक्टर बड़ा खुश मिजाज सा हो, लेकिन बाज़ औक़ात डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि इंसान खुद भी ना आधे सवाल तो उसको उसका बिहेवियर देख के ही रह जाते हैं दिमाग में और याद ही नहीं रहते। तो नर्स का जो जेस्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए। सम टाइम मैं ऐसे, सॉरी मुझे ये वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे मरीज़ कहते हैं यार बहुत ही सड़ी हुई नर्स थी, बिल्कुल ही जो है ना कुछ पूछो तो बस वो इस तरह के लोगों को फील होता है, क्योंकि जो मरीज़ लेटा हुआ होता है उसको बहुत स्माइलिंग फेस चाहिए होता है। बिल्कुल, तो जो गुड जेस्चर है वो पेशेंट केयर में कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज़ यंग अडल्ट तो फिर भी ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है छोटे बच्चों को हैंडल करना एंड एल्डरली को हैंडल करना, ठीक है? बिकॉज़ वो दोनों बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, वो आसानी से किसी के हाथ से दवाई नहीं लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो जब तक उस नर्स के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी ना, वो कभी भी उसके हाथ से वो सिरप लेकर नहीं पिएगा, ठीक है? सो और उसको बड़ी अच्छी बात इसी पे लिखी कि ड्यूरिंग हॉस्पिटल जो पेशेंट और नर्सिंग रिलेशन है वो इतना मजबूत हो जाता है कि जस्ट लाइक अ फैमिली रिलेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे केयर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो पेशेंट की केयर कोऑर्डिनेट करवा रहे होते हैं। हमारे पास ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट की भी फैसिलिटी मौजूद है। रीनल ट्रांसप्लांट्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी केसेस कर लिए हैं, वी हैव गॉट सक्सेस इन दैट। सो उसके लिए भी हमने स्पेसिफिक वही कोऑर्डिनेटर वाली बात जो मैं कहूँगी, हमने इसीलिए रखे हुए हैं कि वो इंडिविजुअल अटेंशन उन पेशेंट्स को मिलती है। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनका मूड इस तरीके का हो जाता है, बट उनका रूटीन इस किस्म का होता है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट्स एडमिटेड, प्लस उनके ओपीडी के पेशेंट्स, प्लस वो मरीज जो उनके पास से डिस्चार्ज होकर गए होते हैं, उनके कहीं से issues। किसी का फ़ोन नंबर मिल गया होता है, फिर वो शाम में रात में उन्हें फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तबीयत में इस वक्त ये हो रहा है, हमारी तबीयत में इस वक्त ये हो रहा है। सो यू नो उनके लिए भी वो उन चीज़ों को कोप करना मुश्किल होता है,
केयर कोऑर्डिनेटर्स इसमें बहुत अच्छा रोल ये इसलिए करती हैं बिकॉज वो उन पेशेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन देती हैं इवन उन मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद भी। ज़ियाउद्दीन में कोई ऐसा सिस्टम है कि बिल्कुल आफ्टर डिस्चार्ज आप बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट की जो भी चेंजेस हैं उसमें बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हमारे पास कुछ स्पेशलिटीज में से इसी की एग्जांपल मैंने आपको ट्रांसप्लांट की दी, तो ट्रांसप्लांट के जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके उनके मरीज घर से डिस्चार्ज होकर फोन करके बताते हैं हमारी तबीयत में अभी इस वक्त ये तब्दीली है, हमारी मेडिसिन डॉक्टर ने कहा था इतने दिनों बाद चेंज होगी। सो यू नो दे वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। सो और उस तरीके से उस पेशेंट को भी यू नो दे उसको एक सेंस मिलता है कि हाँ हम अभी तक कनेक्टेड हैं और हमारी चीज़ें इग्नोर नहीं हो रही हैं, साथ साथ चलती जा रही हैं। बिल्कुल। अच्छा मिस कोमल, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डायग्नोस कोई भी मर्ज़ अगर किया जाए तो हॉस्पिटल लेवल में कोई ना कोई गलती कभी हो जाती है डायग्नोस करने में। तो आप क्या समझती हैं कि इस पॉइंट को किस तरह आप तमाम लोग इंडिविजुअली इसको देखते हैं? ब्लेम गेम्स तो नहीं होते, आपस में किस तरह एक टीम वर्क की तरह काम किया जाता है? समटाइम इट हैपेंस कि आप गलत डायग्नोस हो जाता है, वो टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं आती, तो इसको किस तरह हम देखते हैं? देखिए एक होता है कि क्लिनिकल रिपोर्टिंग हुई, कोई भी इवेंट हो, कोई भी गलती किसी से हो गई, ठीक है, उसमें अगर हम ब्लेम करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ उस इंडिविजुअल को सजा मिलेगी। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस इम्प्रूव है, ठीक है। आज ये गलती जो इस मरीज के साथ हुई, कल अगले 4 मरीजों के साथ ना हो। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे सिस्टम में कोई लूप होल्स तो नहीं है, या हम अपने सिस्टम को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हमने इस मरीज़ के लिए इस प्रोसेस को इस तरीके से चलाया, हम और क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, हम ऐसे कौन-सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम मरीज़ों को और बेहतर केयर दे सकें। सो इट्स नेवर अ ब्लेम गेम, इट्स ऑलवेज अबाउट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस कि आप अपने प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करेंगे। सही। अच्छा मिस मोमिन, एक और जो चीज़ देखी जाती है कि अगर हम फार्मेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो हर हॉस्पिटल में अपनी फार्मेसीज होती हैं, हर डिफरेंट बाज़ारों में, मार्केट्स में, स्टोर्स में, हर जगह होती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रिस्क्रिप्शन। ज़ाहिर है प्रिस्क्रिप्शन भी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द पेशेंट सेफ्टी, ठीक है ना? गलत मतलब सही नुस्खा लिखा हुआ भी ज़ाहिर है मरीज़ की हिफाजत के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। सम टाइम इट हैपेंस कि आपको राइटिंग समझ नहीं आती, हर वक्त आपको टाइपिंग वाला नहीं प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन यूजुअली जब हम बाहर किसी से भी दवाई लेने जाते हैं तो वो आप उसको समझ के वो अपनी दवाई दे देता है, ठीक है। मरीज़ को नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसने वो जो दिया फार्मेसिस्ट ने वो हमने लेके खा लिया। तो इस एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाता है आपके हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल्स में? इसको किस तरह आप देखिए मैनेज अब तो करते हैं? बहुत सारे हॉस्पिटल कंप्लीटली डिजिटल होते जा रहे हैं, ऑनलाइन होते जा रहे हैं, उनकी हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। मेडिकेशन रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास देयर आर 3 स्टेप्स: ऑर्डरिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डॉक्टर उस दवाई को ऑर्डर करता है, फार्मेसी उस दवाई को डिस्पेंस करती है, नर्स उस दवाई को एडमिनिस्टर करती है। ये चीज़ें हमारे पास अब ऑनलाइन हो गई, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, हमारे पास डॉक्टर्स वो ऑर्डर्स डालते ही ऑनलाइन है, सो देयर इज नो राइटिंग एरर। सो वो कि दवाई के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई या मिलीग्राम की गड़बड़ हो गई, सो उस तरीके के एरर्स नहीं होते। प्लस लेकिन सिस्टम जो डॉक्टर लिखता है वो तो हैंड रिटन होता है। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट चार्ट पे लिखते हैं वो हैंड रिटन होता है, लेकिन साथ में डॉक्टर जो ऑनलाइन फार्मेसी में रिक्वेस्ट डालते हैं दैट इज ऑनलाइन, ठीक है। सो देयर आर डॉक्टर्स का काम बढ़ गया है, ठीक है। सो दे राइट ऑन द फाइल कि हम इस पेशेंट को ये दवाई इस फ्रीक्वेंसी के साथ देनी है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन वो पोस्ट करते हैं जो फार्मेसी में डायरेक्टली जाता है, ठीक है। एंड अगर कहीं डोज में कोई एरर होता है जो सिस्टम पकड़ लेता है कि नहीं इस दवाई का रिकमेंडेड डोज या रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ये है, सो दे ऑलवेज कॉल इन डिपार्टमेंट, आर यू श्योर आपको ये फ्रीक्वेंसी चलानी है या ये डोज चलाना है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट विद सर्टेन इलनेसेस, डॉक्टर्स वांट टू चेंज द डोज, तो दे कंफर्म कि हाँ हमने ये डोज डाला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये गड़बड़ था तो सिस्टम ने पकड़ लिया, तो ये दूसरा चेक फार्मेसी के एंड पर आ जाता है। एंड व्हेन द फार्मेसी डिस्पेंसेस दैट मेडिसिन, सो वो जो नर्स फार्मेसी से रिसीव करती है वो स्लिप पे करती है जो कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप है। It's very important. Yes, so this way we have controlled our errors. बिल्कुल।
कभी वैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ही डॉक्टर है इसीलिए इसकी हैंडराइटिंग, कभी आप लोगों ने इस पे काम किया कि डॉक्टर्स अपनी हैंडराइटिंग को भी सही करें? इनकी ट्रेनिंग होती है कभी राइटिंग प्रैक्टिस? राइटिंग की हम जितनी प्रैक्टिस करवा लेना, आई गेस उनकी गलती नहीं है, उनका रूटीन ऐसा है। जल्दी बहुत जल्दी होती है बिकॉज ऑब्वियसली they have to see so many हाँ, patients. they have to see so many patients, they have to counsel so many patients, they have to do their rounds, follow ups, and बहुत ज़्यादा demanding job है ये, so it's never It's a very easy. noble हाँ, job. ओके, अच्छा अगर हम बात करें ऑडिट की, बिल्कुल। ठीक है, हर हॉस्पिटल में अपनी सेफ्टी के एक सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, तो ज़ियाउद्दीन की बात करें या डिफरेंट हॉस्पिटल, क्या जो भी सेफ्टी मेजर्स दिए जाते हैं पेशेंट के लिए उनकी कभी ऑडिट होती है कि हाँ बिल्कुल। ये चीज़ सही हो रही है, ऐसे होना चाहिए था, रिस्क इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता? बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल एंड आई टॉक अबाउट नर्सिंग डिपार्टमेंट, यहाँ से शुरू करूँ तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में मेरे पास एक क्लिनिकल नर्स ऑडिटर है, जिसका काम कॉन्स्टेंटली ऑडिट्स करना है एडमिटेड मरीजों का। ठीक है, इस मरीज की फाइल में इतनी दवाइयाँ लिखी हुई हैं, आईवी तो फिजिकली इतनी है, ठीक है, इस पेशेंट के ऊपर ये करना था, नोट्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है, सो ही ऑडिट्स इट। देन कम्स टू इन्फेक्शन कंट्रोल, जो डेली अपने राउंड्स पे ऑडिट करता है, कैप नहीं पहनी हुई, मास्क नहीं पहना हुआ, शू कवर नहीं पहना हुआ, हैंड हाइजीन फॉलो नहीं हुई, सो दीज आर ऑडिट्स। देन कम्स टू क्वालिटी अश्योरेंस, जो क्लोज फाइल का रिव्यू करता है, देखता है कि मरीज डिस्चार्ज हो गया, फिर उसके बाद मरीज की फाइल रिव्यू करके कि कहाँ हमने जो गलतियां की थी, हम अपने प्रोसेस को, जैसे मैंने आपको कहा, इम्प्रूव करें और उससे बेहतर करें। वी हैव अवर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एज वेल, जो पोस्ट डिस्चार्ज मरीजों की फाइलों का, फार्मेसी आइटम का, चीज़ों का ऑडिट करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑडिट्स गोइंग ऑन एट एवरी एंड। ओके, अच्छा मिस कोमल, हमने हॉस्पिटल की तो बात की, लेकिन सम टाइम घरों के अंदर भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जहाँ पर घर वाले बिल्कुल एज अ नर्स उसका ख्याल रख रहे होते हैं हर चीज़ का। बिल्कुल। तो मैं ऐसी कोई टिप्स चाहूँगी कि आप आखिर में हमें कोई ऐसी टिप्स उन पेशेंट के लिए ज़रूर दें जो बहुत हाई रिस्क सर्जरीज के पास भी घर जाते हैं, या कोविड के भी पेशेंट होते हैं जो एक लेवल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, बहुत हाई रिस्क पे आ जाते हैं, फिर वो घर जाते हैं। तो कितना ज़रूरी है घर पे हाइजीन मेंटेन करना कि पेशेंट की सेफ्टी घर पे भी मौजूद है? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत दफ़ा, ज़्यादा। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर जाने के बाद पेशेंट वापस आ जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस एंड अदर सेफ्टी कई थिंग्स। बार ऐसा होता है, कई बार होता है। देखिए, इसके लिए पहली जिम्मेदारी मैं डालना चाहूँगी हॉस्पिटल्स की एंड फिर फैमिली की। हॉस्पिटल्स की इसलिए कि जिस वक्त उस किसी भी क्रॉनिक इलनेस वाला, सॉरी, किसी भी मेजर बीमारी वाला मरीज, कोई भी ऐसा मरीज जो हॉस्पिटल में काफ़ी दिन ठहर के घर पे ऐसी चीज़ों के साथ जा रहा है जिस पे घर पे उसे केयर की ज़रूरत है, तो पहले हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उसकी फैमिली को सब चीज़ें समझा कर भेजें कि ये मेडिसिन इतने दिन चलानी है, मरीज का ये बैग इतने दिनों बाद चेंज करवाना है, मरीज को अगर कैनुला के साथ भेजा है तो वो इतने दिन बाद तब्दील करवा देना है। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले फैमिली को गाइड करें, पहले फैमिली को टीच करें, एंड देन उसके बाद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गाइडेंस हॉस्पिटल से मिली है कि मरीज का घर पे इतने इतने घंटे में वाइटल चेक करना है और इसी रेंज में रहना है, और अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो हॉस्पिटल इन्फॉर्म करना है, तो उन चीज़ों को इन्फॉर्म करें और निगलेक्ट ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे वही छोटी छोटी चीज़ें निगलेक्ट करते हैं, शुगर्स बढ़ी हुई आ रही हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं अभी 2-3 दिन और देखते हैं, एंड फिर जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं फिर हम आते हैं और पेशेंट का जो वूंड होता है वो और ख़राब हो चुका होता है। थैंक यू सो मच मिस कोमल, आप हमारे शो में आई और आई थिंक हमने बहुत डीप डाउन जाके बहुत सारी ऐसी बातें जानने की कोशिश की जो हमें नहीं पता होता कि अस्पताल में कितना पेशेंट की सेफ्टी पे काम किया जा रहा होता है। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे रेडियो की अफादियत पे, कैसा लगा शो पे आके? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड बीइंग हियर, एंड आई होप कि जिन लिसनर्स ने सुना उनके लिए कुछ हमारी बातें फ़ायदेमंद रही होंगी, एंड नहीं तो कम से कम ये तो उन्हें समझ आया होगा कि नर्सेज, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला सारा अमला अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है। हम कभी भी खुद से नहीं चाहते कि किसी मरीज को नुकसान पहुंचे। Of course. दिस इज
हॉस्पिटल को कभी फायदा नहीं होगा किसी को नुकसान पहुंचाकर। बिल्कुल हमारी कोशिश हमेशा होती है मरीज की बेहतरी के लिए काम करें, लेकिन आई अंडरस्टैंड कई बार फैमिलीज भी उस फेज में होती हैं कि चीज़ों को उस तरीके से समझ नहीं पाती हैं और अंडरस्टैंड नहीं करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस कोमल। सामीन, अभी खबरों का हमारे पास वक्फा है, इसके बाद हम दोबारा मिलेंगे और एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आहा की डॉक्टर होंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस और खबरों के वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।